class, we are going to learn a very simple but very important topic in commerce bookkeeping subject, that is journal entries. Now, many of you have studied journal entries in your 11th standard and 12th standard and so on. But there might be a lot of people out there जिन्होंने अपनी स्ट्रीम अब तक डिसाइड नहीं की है, उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन एक बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए भी ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि जर्नल एंट्रीज क्या होती है एंड हम उसको कैसे पास करते हैं. ठीक है, सो ये समझने के लिए सबसे पहले मुझे आप लोगों को बुक कीपिंग ये क्या होता है ये समझाना पड़ेगा. ठीक है, अब जिसने 11th 12th पढ़ लिया उनको पता है ऑलरेडी बुक कीपिंग क्या होता है, बट अगर मैं जनरली आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे एक एग्जाम्पल लेना होगा. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हियर. आप सबके घर पे राशन आता है, तो या तो वो किसी सुपरमार्केट से आता है या तो आपके लोकेलिटी के जो किराना स्टोर्स के भैया होंगे उनके पास से आता है. ठीक है, तो ऐसे हर बार नहीं होता है कि आप उनके पास पैसे ही लेकर जाओ. ठीक है, कल को आपको अगर आपकी मम्मी ने बोल दिया कि 1 किलो दाल लेकर आओ, 1 किलो चावल लेकर आओ और कुछ मसाले और कुछ बिस्किट लेकर आओ. आप वो भैया के पास गए, आपने उनको बोला कि मुझे ये चाहिए. ठीक है, उन्होंने आपको दिया ये सारा सामान, लेकिन आप पैसे लेकर ही नहीं गए उनके पास. तो क्या वो भैया आपको सामान नहीं देगा. आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको एक चीज बोलोगे जो आप सब करते हो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कि आप इसको खाते में लिख लो. ठीक है, तो अब वो भैया क्या, उनके पास एक बुक होती है, हर किराने वाले के पास एक बुक होती है, आपने अगर देखी होगी तो उसमें आपका नाम लिखा होगा एक पेज पे. वो वहां पे लिखेगा कि हाँ 1 kg राइस 50 रुपीज, 1 kg जो भी आपने दाल ली है फॉर एग्जाम्पल, और आपने अगर कुछ मसाले लिए हैं उनके पास से, तो वो ऐसे करके उन्होंने लिख लिया. ठीक है, ऐसे आप उनके पास रिपीटेटिवली एक मंथ में जाएंगे 5-6 बार. कभी आप जाएंगे, कभी घर का कोई और सदस्य जाएगा. सो मंथ एंड में वो एक टोटल करेगा कि ये कितने पैसे हुए, और आपके घर से या तो आपके मॉम या तो आपके डैड जाएंगे और उनको ये पैसे देंगे एंड आप अपना हिसाब खत्म करेंगे उनके यहाँ से. तो ये जो एक सिंपल सा एक्ट है किराने वाले भैया का, ये रिकॉर्ड करना कि आप उनके पास से पूरे महीने में कितनी चीजें, कितने रुपए के कितनी चीजें लेकर गए, इसको हम बुक कीपिंग बोलते हैं एक लेमन्स लैंग्वेज में. ठीक है, और इसी को अगर हम थोड़े प्रोफेशनल वे में रिकॉर्ड करना चाहें तो वी यूज जर्नल एंट्री फॉर इट. ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है रिकॉर्ड. जब आप इसको और प्रोफेशनल वे में रिकॉर्ड करना चाहेंगे, इसे आप और प्रोफेशनल वे में रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो हम जर्नल एंट्रीज यूज करते हैं. सो ये क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये कुछ नहीं, ट्रांजैक्शन है. ठीक है, ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है, अगर एकदम सरल भाषा में आपसे कहूं तो इट मीन्स लेन एंड देन. ठीक है, इट मीन्स लेन देन, गेट गिव. So whenever you want to record a transaction in a proper way, you will use journal entries. ठीक है, so journal entry के अगर आपने 11th 12th as usual मैंने आपको बताया कि अगर आपने ये पढ़ा है तो you would know there is a traditional method and a modern method, and उसके बाद you have something called as golden rules. There are 3 golden rules जो आप फॉलो करते हैं कोई भी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए. आज की इस क्लास में वी आर नॉट गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज मेथड्स, वी आर नॉट गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट व्हाट इज द गोल्डन रूल, व्हाट आर द गोल्डन रूल्स. वी आर ओनली एंड ओनली गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज जर्नल एंट्री एंड इसके पीछे का जो कंसेप्ट होता है. ठीक है, कि कहाँ से ये मेथड्स आए, कहाँ से ये गोल्डन रूल्स आए, we have to understand today, and we are going to understand it via knowing the concept behind passing the journal entries. So
फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट समझाने के लिए आई टेक एन एग्जांपल हियर। आप 2 मिनट के लिए अज्यूम कीजिए कि आपका एक बिजनेस है जहाँ पे आप क्लॉथ बेचते हैं, ठीक है। यू आर अ सेलर ऑफ क्लॉथ, सो क्लॉथ सेलर, ये आपका बिजनेस है। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, कोई भी इंसान बिजनेस क्यों करता है? देयर इज ओनली एंड ओनली वन रीजन फॉर डूइंग एनी बिजनेस, फॉर डूइंग एनी प्रोफेशनल वर्क, दैट इज टू गेट सम बेनिफिट, ठीक है। अब ये बेनिफिट आपको मॉनेटरी टर्म्स में भी मिल सकता है और नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी मिल सकता है, ठीक है। मॉनेटरी टर्म्स मतलब कैश, नॉन मॉनेटरी टर्म्स मतलब आपको वो, आपने किसी को कपड़े बेचे, उसका अगर फॉर एग्जांपल उसकी राशन की दुकान है, उसने आपको 10 किलो चावल दे दिया, ठीक है। मतलब वी कैन टेल दैट इट इज अ बार्टर सिस्टम। सो माय बेसिक पॉइंट इज व्हाई anybody will start a business only and only to get some benefit. The benefit can be monetary or non-monetary, right? So basically अगर आप ये benefits की बात करेंगे, बात समझेंगे, तो एक सिंपल सी चीज इसमें से बाहर आती है that in any business to get something, okay, to get something you have to give something. अगर मैं क्लॉथ सेलर का एग्जांपल ले लूं, तो कल को मेरे पास कोई आया, उसने मुझे बोला कि मुझे क्लॉथ मटेरियल चाहिए 1 मीटर, कितने का होगा? मैं उसको बोलूंगी 500 रुपए का, ठीक है। तो अब ये केस में व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सेलिंग 1 मीटर क्लॉथ, ठीक है, फॉर ₹500। So ये केस में when I sell 1 meter cloth for ₹500, what I'll get, वो सामने वाला बंदा मुझे कैश देगा ना, so I'll get cash, and मैं सामने से दे क्या रही हूँ, what I am selling cloth। So ये जो give and take का प्रोसेस है, get and give का प्रोसेस है, ये जब हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में, जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो वो जो प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का, उसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्री, ठीक है। अब और ये जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए वी यूज समथिंग कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम, ओके। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, इसको भी अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताना चाहूँ, सो आप सबने सुना होगा न्यूटन्स 3rd लॉ, दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। वेरेवर इन द वर्ल्ड देयर इज अ प्लस, देयर वुड बी अ माइनस, राइट। न्यूटन का लॉ ये बोलता है। इसको अगर मैं एक एग्जांपल लूं और आपको एक्सप्लेन करूं, सो ये एक नंबर है, ठीक है, 2। अब आप सबको पता है, आप सबने मैथ्स की क्लास में पढ़ा है कि व्हेनेवर देयर इज ओनली अ नंबर, उसके आगे प्लस होता है, ठीक है। एंड अगर आप नंबर लाइन देखेंगे, नंबर लाइन भी सबने पढ़ी है, यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, राइट। एंड उसी तरह यहाँ पे -1 होगा, -2 होगा। सो व्हेनेवर देयर इज अ +2 देयर वुड बी अ -2। उसी तरह अगर इसको मैं जर्नल एंट्री में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करूं, कनेक्ट करने की कोशिश करूं, तो whenever there will be a get, there will be a give, same चीज हो गई, and that's why we call it as double entry system, because there are 2 things happening. You are getting something, but to get something you will always have to give something. And इसको अगर मैं और अकाउंट्स के लैंग्वेज में बात करूं, जर्नल एंट्रीज के लैंग्वेज में बात करूं, so your get, okay, as we said, there would be to get something you will have to give something, right? अपना ये फंडा क्लियर हो गया है। सो ये जो गेट है, दैट गेट विल बी ऑलवेज called as debit, and
whatever is your give, whatever you are giving up to the other person or the other party will be called as credit. और जर्नल एंट्री दो ही चीजों से बनती है, डेबिट से और क्रेडिट से, बट ये दोनों चीजें होनी चाहिए वरना जर्नल एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्री फॉलोज डबल एंट्री सिस्टम एंड डबल इज डेबिट एंड क्रेडिट। डबल मीन्स दो चीजें, राइट? सो डेबिट एंड क्रेडिट, वेर योर डेबिट वुड बी गेट एंड योर क्रेडिट वुड बी गिव। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो अब हम बात कर रहे थे गेट एंड गिव की, एंड मैंने आप लोगों को बताया गेट डेबिट होता है और गिव क्रेडिट होता है, ठीक है? इसको लिखते वक्त हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं DR डेबिट के लिए, CR क्रेडिट के लिए, ठीक है? अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपको ये डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है ये डिसाइड करना होगा उन एग्जांपल्स में, एंड इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है? सो फर्स्ट एग्जांपल दैट आई वुड टेक वुड बी ऑफ गुड्स, ठीक है? उसमें मैं लूंगी पहला एग्जांपल पेन का। अब आप अज्यूम कीजिए कि आपको एक पेन खरीदनी है, ठीक है? कोई भी एक जेल पेन खरीदनी है जो 10 रुपए की आती है। अब आप क्या करेंगे, आप एक दुकान वाले भैया के पास जाएंगे, उनको जो भी पेन आपको चाहिए आप बोलेंगे आपको चाहिए पेन दीजिए, एंड वो आपको पेन देगा, एंड आप उनको सामने से क्या देंगे, कैश देंगे, ठीक है? सो अब ये केस में मुझे बताइए, व्हेन यू आर परचेसिंग अ पेन फॉर ₹10, तो व्हाट आर यू गेटिंग? यू आर गेटिंग pen, right? And सामने what are you giving? You are giving nothing but cash of ₹10, pen 10, ठीक है? यहाँ पे मैं मॉनेटरी दोनों 10-10 क्यों कर रही हूँ? बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी जर्नल एंट्री में। दिस इज वेरी एंड इट इज द utmost important part. Your debit should always be equal टू योर क्रेडिट, ठीक है? अब मैंने ये इतना आपको समझ गया कि पेन मैंने गेट किया है और सामने कैश मैंने गिव किया है, तो अगर इसको मैं जर्नल एंट्री की लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगी? पेन ₹10 डेबिट, राइट? कैश ₹10 क्रेडिट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेंगे कार का, ठीक है? कार यहाँ पे आप अज्यूम कीजिए कि आप एक कार डीलर है और आपके पास एक कस्टमर आता है, ठीक है? उसको एक कार पसंद आई XYZ, एंड वो कार है 5 लाख रुपीज की, ठीक है? सो यहाँ पे हम क्या क्या है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन वो समझने की कोशिश कीजिए। सेलिंग of car which is of ₹5 लाख, ठीक है? तो ये केस में आप मुझे बताइए कि आपको क्या मिल रहा है? What are you getting? You are getting cash, ठीक है? वो आपको या तो कैश देगा या फिर वो आपको एक चेक फाड़ के दे देगा, कितने का? 5 लाख रुपीज का। एंड ये जो कैश मिल रहा है, दिस कैश यू आर गेटिंग, you are giving something, okay? That's why you are getting this cash. So what are you giving instead? You are giving car, और वो कार कितने की है? Again it is of ₹5 लाख। अगर इसको मैं वापस, ये तो मेरा लेमन लैंग्वेज में बात हो गई है, अगर मैं इसको जर्नल एंट्री में आपको समझाना चाहूँ या मैं आपको पूछूं कि आप इसका जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे इस ट्रांजैक्शन का, so it would be you are getting cash, right? And whatever you get, you debit it. So cash debit ₹5 lakh, and सामने से you are giving out car. So whatever you are giving, you will always credit it. Car credit ₹5 lakh. आई होप आपको ये दो एग्जाम्पल्स समझ में आ गए होंगे। हमने लास्ट एग्जाम्पल लिया गुड्स का, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे
सर्विसेज का, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा गुड्स का ही बिजनेस करें, कभी कभी आप सर्विसेज का भी बिजनेस कर सकते हैं। सो ये जो फर्स्ट एग्जांपल होगा सर्विसेज में, उसमें आई विल टेक एन एग्जांपल। आप के लिए सबसे परफेक्ट एग्जांपल आई थिंक होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सबके घर पे बिजली आती है एंड वो बिजली का मंथ एंड में बिल आता है एंड फिर आपके मॉम डैड कोई जाता है, या तो दे पे इट आउट ऑन द काउंटर, या तो आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी। अब ये केस में आप मुझे बताइए सोच के कि व्हाट आर यू गेटिंग? यू आर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, राइट? आप इलेक्ट्रिसिटी दे नहीं रहे ना, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। सो व्हेन यू आर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, आप इलेक्ट्रिसिटी को डेबिट करेंगे एंड लेट अस अज्यूम कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आई है 500 रुपीज, ठीक है। तो उसके सामने अमाउंट आ जाएगा आपका 500 एंड व्हाट आर यू गिविंग? यू आर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बट उसके सामने यू आर गिविंग आउट कैश। तो कैश क्रेडिट रुपीज 500, ठीक है। ये मैंने आपको डायरेक्टली जर्नल एंट्री के हिसाब से ही बता दिया है। यू आर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई यू डेबिटेड इट। यू आर गिविंग कैश, दैट्स व्हाई यू आर क्रेडिटिंग, ठीक है। ऊपर एग्जांपल आप कोरिलेट कर दीजिए इसको। नेक्स्ट एग्जांपल में लूंगी कोचिंग फीस का, ठीक है। सो यहाँ पे अज्यूम कीजिए हम लोग नेहा ट्यूटोरियल्स का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। नेहा ट्यूटोरियल्स में एक बच्चा आया 10th स्टैंडर्ड का, ठीक है। उसकी फीस है 15,000 रुपीज। अब वो बच्चा आया, सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेहा ट्यूटोरियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बच्चे के नहीं है, याद रखिएगा। तो ये केस में व्हाट इज नेहा ट्यूटोरियल्स गेटिंग? नेहा ट्यूटोरियल्स इज गेटिंग कैश, राइट? जो फीस है वो मिल रही है, तो कैश डेबिट 15,000 एंड नेहा ट्यूटोरियल सामने से दे क्या रहा है? कोचिंग सर्विसेज। सो कोचिंग सर्विस क्रेडिट 15,000। अगेन सेम लॉजिक है मेरा, you are getting cash, right? That's why you are debiting it. You are giving the service, ठीक है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, so you are providing, you are giving that service, hence you are crediting it. तो अब तक हमने दो चीजें की, एक गुड्स, उसमें जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है, दोनों गेट के केस में भी की और गिव के केस में भी की। गेट का केस था हमारा पेन, जहाँ पे हमने पेन परचेज की थी। गिव का केस था वहां पे जहाँ पे हम कार डीलर थे। एंड उसी तरह सर्विसेज में हमने दो चीजें ली, एक इलेक्ट्रिसिटी लिया जहाँ पे वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी सर्विस, राइट, एंड कोचिंग फीस जहाँ पे वी आर प्रोवाइडिंग द कोचिंग सर्विस, ठीक है। जो थर्ड पार्ट है गुड्स एंड सर्विसेज के बाद, वो समझने के लिए लेट अस टेक द एग्जांपल दैट वी प्रीवियसली टुक ऑफ द कार डीलरशिप। याद है आपको? हमने कार बेची थी 5 लाख रुपए की, एक कस्टमर आया था हमारे पास, सर्विसेज में हमने ये एग्जांपल लिया था। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कार बेच रहे हैं एंड सामने आपको कैश मिल रहा है, ठीक है। सो व्हाट आर यू गिविंग? यू आर गिविंग द कार, सो कार क्रेडिट 5 लाख एंड इसके सामने आपको कैश मिल रहा था वो एग्जाम्पल में, सो कैश डेबिट। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो कस्टमर ने बोला कि मैं गाड़ी तो खरीद रहा हूँ, अगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे होता है, यू नेवर बाय एनीथिंग ऑफ सच अ ह्यूज अमाउंट, यू नो, इन वन इंस्टॉलमेंट, यू ऑलवेज हैव इट इनटू पार्ट्स, आप इंस्टॉलमेंट्स देते हैं, ईएमआई भरते हैं। तो कस्टमर ने क्या बोला कि आप अभी तो मेरे पास 1 लाख रुपए ही है, ठीक है, अभी तो मेरे पास 1 लाख रुपए ही है, सो एट दिस मोमेंट यू आर गेटिंग ओनली 1 लाख रुपीज, सो आप 1 लाख को डेबिट करेंगे।
एंड उसने बोला कि मैं आपको 2 लाख, सो ऐसे देखते हैं 5 टोटल आपको मिलने थे 5 लाख रुपीज, उसमें से उसने बोला कि मैं 1 लाख रुपीज आपको अभी दूंगा, 2 लाख रुपीज आपको मैं नेक्स्ट मंथ दूंगा, एंड जो बाकी के 2 लाख रुपए बचे वो मैं आपको उसके नेक्स्ट मंथ दूंगा। ठीक है, सो अब ये केस में एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन आई एम हैविंग दिस ट्रांजैक्शन आई एम ओनली गेटिंग कैश रुपीज 1 लाख रुपीज। लेकिन आपको एक चीज याद होगी, मैंने आप लोगों को ये बोला था कि योर डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू योर क्रेडिट, दैट इज द रूल ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, कभी भी अमाउंट जो है वो ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। तो अब ये केस में अगर आप ध्यान से अपने सुना हुआ जो मैंने आपको बोला, तो वो कस्टमर ने क्या कहा कि आप मुझे गाड़ी दे दीजिए, मैं 1 लाख रुपए आपको अभी दे रहा हूं, 2 लाख रुपए मैं आपको नेक्स्ट मंथ दूंगा। ठीक है, एंड उसके आगे के जो बाकी के 2 लाख रुपए वो मैं आपको नेक्स्ट मंथ दूंगा। सो व्हेन ही इज सेइंग दैट आई विल बी गिविंग यू 2 लाख रुपीज नेक्स्ट मंथ एंड उसके बैलेंस जो 2 लाख रुपए दैट इन नेक्स्ट मंथ, he is making a promise. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। what he is doing, he is making a promise that he will be giving you this installment and this installment when in near future। ठीक है, सो जो थर्ड एग्जाम्पल हम डील करेंगे दैट वुड बी ऑफ प्रोमिसेस। पहला था गुड्स का, दूसरा था सर्विसेज का, तीसरा है प्रोमिसेस का। अब यही एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं। कैश हमारा डेबिट हुआ 1 लाख से बिकॉज वी आर गेटिंग एट दिस मोमेंट ओनली 1 लाख रुपीज, लेकिन अगेन ये है कि ये इक्वल होना चाहिए डेबिट और क्रेडिट। So we will have to put in 4 lakh rupees here, right? कुछ तो करना पड़ेगा। 4 लाख अगर हमने और डेबिट नहीं किया तो ये जो जर्नल एंट्री आप पास कर रहे हैं ये रॉन्ग हो जाएगी एंड वो भी नहीं चल सकता। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो प्रॉमिस दे रहा है ना, ठीक है, यूजुअली हमारे केस में कौन है, कस्टमर है, उसका हम लोग नाम रख लेते हैं XYZ। ठीक है, सो XYZ हैज मेड द प्रॉमिस। सो वो कैश नहीं दे रहा है बट वो प्रॉमिस तो दे रहा है, तो हम प्रॉमिस को डेबिट करेंगे 4 लाख से। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपकी कार डीलरशिप है, आपके पास क्या एक ही आदमी आएगा जो इंस्टॉलमेंट में लेगा चीज? नहीं ना, एवरीडे 3-4 लोग आएंगे। सो अगर आप सोचिए आपने किसी को 5 लाख रुपए की गाड़ी बेची और आपने ऐसे लिख दिया कैश डेबिट 1 लाख, प्रॉमिस डेबिट 4 लाख। 2 घंटे बाद एक और एक आदमी आया, उसने 10 लाख की गाड़ी खरीदी, उसने आपको कैश दे दिया 2 लाख, तो आप लिखेंगे कैश डेबिट 2 लाख रुपीज, वापस आप लिखेंगे प्रॉमिस डेबिट 8 लाख रुपीज, है ना। सो आपको बाद में पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रॉमिस किसका है? सो टू अवॉइड दैट वी विल नेवर राइट हियर प्रॉमिस, वी विल राइट द नेम ऑफ द पार्टी, द नेम ऑफ द कस्टमर हु इज गिविंग अस द प्रॉमिस। सो XYZ, ये उस पर्सन का नाम था, हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट अगर ABC आएगा जिसने 10 लाख की गाड़ी खरीदी, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, वो भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। कार सोल्ड वर्थ रुपीज 10 लाख। ठीक है, अब आपने गाड़ी बेची 10 लाख की, सो कार credit, you are giving it out, so it will be credited for 10 lakh rupees. उसके सामने what are you getting? You are getting cash, but वो बंदा आपको कैश दे रहा है सिर्फ 2 लाख रुपए का, वो बंदा इज ABC। ठीक है, ABC आपको कैश दे रहा है 2 लाख रुपए और वो बोल रहा है बाकी का पूरा 8 लाख रुपए मैं आपको नेक्स्ट मंथ में दे दूंगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ABC को वापस डेबिट करोगे 8 लाख रुपीज से। ठीक है, सो अब ये केस में अगर आप देखोगे, सो माय डेबिट इज ऑल्सो इक्वल टू
10 lakh and my credit is also equal to 10 lakh, right? So आई होप आपको ये समझ आया होगा, लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इसी एग्जाम्पल को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। ये हमने एट प्रेजेंट किया, ठीक है, दिस हैपेंड टुडे। अब नेक्स्ट मंथ आ गया, नेक्स्ट मंथ आया, एबीसी आया हमारे पास। एबीसी ने बोला अरे मैं 8 लाख रुपए लाया हूं, ठीक है, तो वो आपको 8 लाख रुपए दे रहा है। What are you getting at this moment? Next month में जब वो 8 लाख रुपए ला रहा है, so you are again getting cash, right? वो आपको कैश देगा ना या चेक देगा, तो डेबिट हो रहा है 8 लाख। ये थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करना। यहाँ पे क्या हुआ, 8 लाख डेबिट हुआ, एंड मैंने एज यूजुअल डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। यहाँ पे 8 लाख डेबिट तो हो गया बिकॉज यू आर गेटिंग इट, बट आर यू गिविंग समथिंग टू हिम? यू आर नॉट गिविंग समथिंग टू हिम, राइट? आपने उसको गाड़ी पिछले में नहीं दे दी है, बट आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट तो करना ही पड़ेगा 8 लाख का, क्योंकि अगर आप क्रेडिट नहीं करोगे तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट वाला जो अपना फंडा है वो नहीं बैठेगा। ये केस में बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ लोगों को समझ भी आ गई होगी। ये जो है जो आपने डेबिट किया था, ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको यहाँ पे लेके आ जा रही हूँ। ये जो मैंने डेबिट किया था इसको मैं यहाँ पे ABC क्रेडिट, अमाउंट भी देख लीजिए सेम अमाउंट है 8 लाख रुपीज। सो बेसिकली मैंने ये जो एंट्री है, ये जर्नल एंट्री, इसको रिवर्स कर दिया नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, समझ रहे हैं आप? और ये ऐसे ही एंट्री पड़ी हुई थी, तो मैंने इसको यहाँ पे रिवर्स कर दिया। एंड द मोमेंट आई रिवर्स इट, अगेन योर डेबिट ऑफ 8 लाख बिकम्स इक्वल्स टू क्रेडिट ऑफ 8 लाख। प्रोमिसेस कर रहे हैं, राइट? उसमें हमने एक पार्ट ले लिया कार डीलरशिप का, आपको वो थोड़ा शायद डिफिकल्ट गया होगा। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल एंड लेट्स सी इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ मच बेटर वे। सो ये जो एग्जांपल होगा हमारा, ये है लोन का। लोन सबको पता है, उधारी। सो ये केस में आई एम टेकिंग अ लोन फ्रॉम अ फ्रेंड, ठीक है, मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम है नेहा, एंड मुझे सबको पैसे कभी ना कभी चाहिए होते हैं। सो मैंने उसको बोला यार मुझे पैसे चाहिए। उसने बोला कितने पैसे? मैंने उसको बोला यार मुझे 1000 रुपीज चाहिए, तू मुझे अभी लोन कर दे, उधार दे दे, मैं तुझे बाद में पे कर दूंगी, ठीक है। ये केस में अगर आप ध्यान से एग्जाम्पल को एनालाइज कीजिए, ठीक है, यू हैव टेकन लोन फ्रॉम योर फ्रेंड ऑफ ₹1000। अब व्हाट आर यू गेटिंग? ये ट्रांजैक्शन में आप लोग मुझे बताइए, व्हाट आर यू गेटिंग? यू आर गेटिंग कैश, राइट? तो आप उसको डेबिट करोगे 1000 रुपीज। एंड व्हाट आर यू गिविंग? आपने कुछ दिया? सोचिए थोड़ा। क्लॉथ के बिजनेस में आप कपड़े बेच रहे थे, कार के बिजनेस में आप कार दे रहे थे, पेन में आप पेन परचेज कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी वाले एग्जाम्पल में आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी, या आप कुछ दे रहे? नहीं दे रहे, एग्जैक्टली। बट आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो मैंने उसको, जब मैंने आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया तो मैंने आपको बोला कि नेहा से मैंने 1000 रुपए लिए, ये बोल के कि मैं उसको नेक्स्ट मंथ में 1000 रुपीज वापस कर दूंगी। जब मैं ये बोल रही हूँ दैट आई विल रिटर्न इट टू यू इन द नेक्स्ट मंथ, अगेन इट मीन्स दैट आई एम मेकिंग अ प्रॉमिस टू पे बैक, है ना? आई एम मेकिंग अ प्रॉमिस टू पे बैक। सो प्रॉमिस क्रेडिट 1000 रुपीज। अब मैंने आपको जैसे लास्ट एग्जांपल में बोला था, अभी अगर सपोज आपको 1000 रुपए आपने लिए नेहा से एंड वो पूरे नहीं पड़े, तो आपने किसी और से 500 रुपए ले लिए, तो आपने अगर किसी और से 500 रुपीज लिए सेम एग्जांपल में, तो आपने कैश डेबिट 500, सामने उसके आपको कुछ मिल रहा है,
यू आर गिविंग समथिंग, आप कुछ दे रहे नहीं, यू आर ओनली एंड ओनली गेटिंग द कैश ऑफ 500 रुपीज। सो वापस प्रॉमिस क्रेडिट 500। अब अगर आपके पास ऐसे 3-4 प्रॉमिसेस हो गए तो आपको कैसे याद रहेगा कि यार मुझे 500 रुपए किसको देने, 1000 रुपए किसको देने। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट प्रॉमिस मैं क्या लिखूंगी, नेम ऑफ द पर्सन जिसको मैंने प्रॉमिस दी है, नेहा। तो अगर 1 महीने बाद मुझे उसको 1000 रुपए देने हैं तो मुझे ये याद होना चाहिए कि मुझे नेहा को 1000 रुपए देने, ठीक है। और ये जिससे मैंने 500 लिए थे, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है आशीष, सो आई हैव टू गिव आशीष 500 रुपीज बैक, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब इसी में आगे बढ़ते हुए नेहा के एग्जाम्पल में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट मंथ आ गया, आपके पास अब 1000 रुपए आ गए, आपके पास 1000 रुपए आ गए, तो आपको अब नेहा को 1000 रुपए तो देने हैं, राइट। सो यू हैव टू गिव at next month you have to give Neha ₹1000, राइट। तो जब आप ये पास करोगे एंट्री, तो कैसे पास करोगे, यू आर गिविंग, सो यू हैव टू क्रेडिट, एंड आप क्या दे रहे हो, कैश दे रहे हो, ये याद रखो, कैश ₹1000। लेकिन उसके सामने आपको कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, राइट। Then if you are not getting something, you will just reverse this entry of Neha. पहले it was debit, जब मैं रिवर्स बोल रही हूँ मतलब उल्टा, पहले it was credit, अब हम उसको कर देंगे डेबिट 1000 से, and this makes my debit equal to credit. So now friends, we have studied 3 things till now. Goods, उसमें हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे, सर्विसेज इसमें भी हमने 2 एग्जाम्पल लिए, एंड प्रॉमिस इसमें भी हमने 2 एग्जाम्पल लिए। ये बहुत इजी था, ये भी बहुत इजी था, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट आ रहा है दैट व्हाई आर वी रिवर्सिंग इट, या कुछ भी छोटी से छोटी चीज भी, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल बी पर्सनली आंसरिंग यू टू इट, ओके। सो अब जो 4th चीज है इसकी तरफ बढ़ते हैं हम। अब एक आप मुझे बताइए, ऐसा केस हो सकता है क्या कि जहां पे गुड्स भी नहीं है, सर्विसेज भी नहीं है और प्रॉमिस भी नहीं है, वो केस में क्या हम जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं? इसके लिए लेट मी टेक एन एग्जांपल। आप रोड पे चल रहे थे, ठीक है, एंड आपने देखा 100 रुपए की नोट पड़ी है, ठीक है। सो अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं ट्रांजैक्शन के वे में, सो कैश फाउंड ऑन रोड ₹100, 100 रुपए की नोट मिली। अब 100 रुपए की नोट दिख रही आपको तो आपने उठा ली, ठीक है। सो ये एग्जांपल में आप मुझे बताइए कि व्हेन यू पिक्ड दैट 100 रुपीज का नोट, व्हाट डिड यू गेट? यू गेट कैश, राइट, यू गॉट कैश, सो यू विल डेबिट कैश ऑफ ₹100। इसके सामने डिड यू गिव एनीथिंग? आप तो ऐसे ही टहलने निकले थे, Did you give anything for this 100 rupees? No. So ये जो केस है जहाँ पे आपको कैश मिल रहा है and you did not have to give anything, तो अगर आप अपने फ्रेंड को किसी को बताएंगे कि आज यार मैं रोड पे चल रहा था और मुझे 100 रुपए की नोट मिली, मैंने उठा ली, मेरा 100 रुपए का फायदा हो गया, you will use that word फायदा over there. So when you are saying मेरा 100 रुपए का फायदा हो गया, it means that you had a profit of ₹100, right? एक सेकंड बंद करो। अब मुझे ये एग्जाम्पल में ये बताओ कि you got cash 100 rupees but you did not give anything, and as I have repeatedly said in my lecture that your debit should always be equal to your credit, right? तो यहाँ पे कुछ तो क्रेडिट करना पड़ेगा, एंड आपने एक वर्ड यूज किया कि मुझे फायदा हो गया, आई हैड अ प्रॉफिट ऑफ ₹100। सो आप क्या करोगे, ये जो प्रॉफिट टर्म है इसको क्रेडिट करोगे, ठीक है, बिकॉज यू वर नॉट एक्चुअली गिविंग समथिंग, सो
So you had to create something, and while creating you realized that you had a profit. तो XYZ लिखने से अच्छा है मैं उसको प्रॉफिट बोल दूं ना। अगर कल को मुझे और 500 रुपए मिले तो मैं वापस क्या लिखूंगा, XYZ नहीं, तो मैं प्रॉफिट उसके सामने भी लिख दूंगा। तो मुझे मंथ एंड में पता चल जाएगा कि मुझे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं टू सिंप्लीफाई इट। यहाँ पे आपको कैश मिला था, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने वो जो पेन खरीदी थी एग्जाम्पल 1 में, अब आप जा रहे थे कोचिंग क्लासेस में, वो पेन थी आपकी 10 रुपए की, रास्ते में वो पेन गिर गई, आपको पता ही नहीं चला और वो पेन गिर गई, आप क्लासेस पहुंचे, आपने अपना बैग चेक किया, आपको पेन नहीं मिली। सो ये केस में यू लॉस्ट अ पेन, राइट। अगर इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, सो यू टेल मी, थिंक एंड टेल मी, डिड यू गेट एनीथिंग? Did you get anything? I don't think you got anything. But let's see. Give. Did you give anything? आपने वॉलंटरीली नहीं दिया है कुछ, ठीक है, बट आपको देना पड़ गया। आपसे गलती से गिर गई वो चीज, आपसे गलती से गिर गई ये पेन, सो यू गेव इट, एंड वॉट एवर यू आर गिविंग यू विल ऑलवेज क्रेडिट इट। सो पेन क्रेडिट, एंड वो थी 10 रुपए की, सो ₹10। अब आपके फ्रेंड से आपने पेन मांगी, फ्रेंड ने बोला क्यों, तो अपनी पेन नहीं लेकर आया, तो आपने उसको बोला कि अरे यार मेरी पेन गिर गई और मेरा नुकसान हो गया। ठीक है, यू विल यूज द वर्ड कि यार मेरा आज नुकसान हो गया, मेरी पेन गिर गई। सो व्हेन यू से कि नुकसान हो गया, इट मीन्स दैट यू मे हैव हैड अ लॉस, यू डिड नॉट गेट एनीथिंग। लेकिन डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट एज पर योर डबल एंट्री सिस्टम, हमने पहले ही डिस्कस किया है। सो यू विल हैव टू डेबिट हियर, है ना, कुछ तो डेबिट करना पड़ेगा। सो आप क्या करोगे, मुझे नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, ये बोल रहे हो, सो इसीलिए लॉस डेबिट ₹10। सो द मोमेंट यू राइट लॉस डेबिट ₹10, दैट इक्वल्स योर डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, आई होप आपको ये समझा होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसको भी, एंड इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट या फिर लॉस। आपको दोनों में से एक चीज होगी, हाँ, दोनों नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको एक पेन गिरेगी, आपकी एक पेन गिर गई तो आप घर जा रहे हैं वापस तो आपको दूसरी पेन मिल जाएगी। दैट इज अ वेरी रेयर कोइंसिडेंट। या आपने आज सुबह 100 रुपए की आपको नोट कहीं पड़ी हुई मिली और शाम को वापस आपकी वो 100 रुपए की नोट गिर गई, ऐसे नहीं होगा। सो यू विल हैव ईदर अ प्रॉफिट और अ लॉस इन अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। ठीक है, सो पहला एग्जांपल हमारा गुड्स का था, दूसरा सर्विसेज का, तीसरा प्रोमिसेस का, फोर्थ वाज प्रॉफिट और लॉस। सो ये 4 चीजें हैं जिनके ऊपर आपकी जर्नल एंट्रीज जो हैं, जो कंसेप्ट है गेट एंड गिव का, वो डिपेंड करता है। अगर आपको ये आ गया तो आप कितनी भी कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्री हो, आप उसको ये लॉजिक से हमेशा पास कर सकते हैं। बिकॉज मैंने आपको इनिशियली इन द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर आई हैड टोल्ड यू अबाउट द 3 golden rules. There are 3 rules which talks about what you have to debit and what you have to credit. We will study that in the next lectures. But before studying that, I personally think that you need to understand from where the concept is coming. अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो अगर आपको गोल्डन रूल्स याद नहीं रहे, ठीक है, कभी आप भूल गए, सो यू कैन यूज दिस ऑलवेज एंड पास अ एंट्री एंड यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक। सो ये मे बी आपके सिलेबस में ना हो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। You can call it as a, I'll say कि अल्फाबेट, योर ABCD, अकाउंटिंग का ABCD अगर कुछ है तो जर्नल एंट्री के पीछे का कंसेप्ट है। In the next lecture, now we will understand the traditional method, the modern method and the 3 golden rules. फिर ये तीनों क्या है, ये चारों क्या है, हम वो एक एक चीज समझेंगे डिटेल में। बट आई रियली होप आपको
ये और ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारा चैनल देखते रहिए। थैंक यू।